हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 194 आर के बारे में। आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल पर किसी भी कंपनी, फर्म या किसी अन्य संस्था के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वह कंपनी आपको उसके बदले में कोई प्रमोशन के नाम पर वो प्रोडक्ट देती है या कैश देती है या कोई अदर गिफ्ट भी आपको देती है या तीनों देती है, तो आपको उस जो आपको अमाउंट मिला है उसके वैल्यू पर अब आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। यही है सेक्शन 194 आर। समझिए डिटेल के साथ मेरे इस वीडियो में। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और साथ में आपको इस तरह का एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान दिखाई देगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस सेक्शन को शामिल करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों पड़ी। सभी कंपनियां अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के सेल प्रमोशन करती हैं या सेल प्रमोशन कराती हैं, उस पर बहुत मोटी रकम खर्च करती हैं, लोगों को आइटम देती हैं, कैश देती हैं या कोई गिफ्ट आइटम देती हैं। वे कंपनी उस खर्च को अपने सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस में दिखाकर अपनी प्रॉफिट को कम कर लेती हैं। जिसको वे आइटम दिया जाता है वो लेने वाले को की वह इनकम होती है, लेकिन लेने वाले अपनी इस इनकम को अपनी इनकम में नहीं दिखाते। इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इनकम टैक्स में एक नई सेक्शन 194 आर को लाया गया है। अब मैं उदाहरण देकर आपको ये समझाता हूँ। अगर कोई कंपनी एक मोबाइल का अपना प्रोडक्ट बनाती है और उस मोबाइल को प्रमोट करेगी, वो कंपनी मार्केट में लाने से पहले या बाद में, तो वो किसी न किसी को हायर करेगी। जैसे आजकल हमारे यूट्यूबर हैं, ये किसी ख़ास करके मोबाइल या किसी और चीज़ों का, सॉफ्टवेयर का प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो कंपनियां उनको मोबाइल वगैरह फ्री प्रोवाइड कराती हैं या उनको पैसा देती हैं। तो वो जो खर्चा होता है वो वे कंपनी अपने सेल प्रमोशन खर्चे में डाल देती है और जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पैसा लेते हैं या वो आइटम या मोबाइल लेते हैं तो वो इनकी इनकम होती है, वो अपनी उस टोटल इनकम में उस आइटम को नहीं जोड़ते हैं या वो जो पैसे मिलते हैं उनको नहीं जोड़ते हैं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई वो उनकी इनकम है, इसलिए उस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। तो यही सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है। तो वो जो भी अमाउंट उनको मिलेगा उसका 10% अंडर सेक्शन 194 आर के तहत उनको देना पड़ेगा। उस पेमेंट जो भी कर रहा है उसको वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, उसके बदले में उसको TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A मिलेगा। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कोई एक दवा होती है, वो दवा का जो प्रमोशन किया जाता है, जो सेल्समैन होते हैं वो उस दवाई को डॉक्टर की यहाँ पर ले जाते हैं और वो डॉक्टर को फ्री देते हैं। तो वो डॉक्टर की एक इनकम हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर उस दवाई को का जो वैल्यू होती है उसको अपनी इनकम में, रिसीविंग में नहीं दिखाते हैं। तो अब ये सेक्शन ऐड होने से उनको वो दिखाने पड़ेगी, क्योंकि वो एक नंबर में पेमेंट में दिखाई जाएगी, क्योंकि उसका TDS कटेगा और वो इनकम टैक्स यानी आपका जो भी पेन नंबर है उस पर शो करने पड़ेगी। अगर वो अमाउंट रिसीविंग में आप टोटल में इनकम में नहीं दिखाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप पकड़े जाएंगे। उसमें आपको पहले ये मैंने आपको एक साधारण लैंग्वेज में बताया था जिससे कि आपको समझ आ गई होगी।
अब मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में आपको बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 194 आर TDS ऑन बेनिफिट ऑफ और परक्यूजेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। क्लोज 58 ऑफ फाइनेंस बिल 2022, जो कि अभी 2022 में जो फाइनेंस बिल आया था उसमें ये है, डील विद सेक्शन 194 आर विच एक्सप्रेसली स्टेट दिस चेंज विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो द सेक्शन हैज़ बीन इंसर्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। सेक्शन 28 4th of the Income Tax Act 1961 provides that the value of any benefit or perquisite whether convertible into money or not, यानी जो कोई भी बेनिफिट देते हैं या परक्विजिट देते हैं, चाहे वे मनी में कन्वर्ट होते हों या नहीं होते हों। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों में अगर कोई किसी को देता है तो वो मनी में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन उसका बेनिफिट होता है उसको। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन इज टू बी चार्ट एज बिजनेस इनकम इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट। तो जो भी इस तरह का अगर कोई पाता है, रिसीव करता है, तो वो उसकी इनकम होती है। थस थ्रू दिस इट इज very well clear that the such benefit, perquisites and income were always taxable whether received in cash or kind मतलब जो कैश में नहीं है, चाहे वो कैश में हो या कैश में नहीं हो। बट nobody was paying taxes. For example, free medicine samples received by doctor, यानी डॉक्टर ने कोई फ्री सैंपल रिसीव किया है। परक्विजिस्ट एंड इनकम वर ऑलवेज टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड इन कैश और काइंड, यानी कोई भी दवाई या दवाई की जगह कुछ और कैश में हो या काइंड में हो। बट नोबडी वाज पेइंग टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्री मेडिसिन सैंपल रिसीव्ड बाय डॉक्टर्स, फ्री IPL टिकट, फॉरेन फ्लाइट टिकट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस तरह की जो भी अगर ये लोग पाते हैं, इनको मिलता है, तो इनको अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें इनकम में शो करना पड़ेगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू द रेजिडेंस, यानी कोई भी इस तरह का बेनिफिट है वो रेजिडेंस होने चाहिए, यानी भारतीय होना चाहिए। एनी बेनिफिट और परक्विजिस्ट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट राइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन बाय सच रेजिडेंस शैल बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विज एज द केस मे बी टू सच रेजिडेंस इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन deducted in respect of such benefit or purchases at the rate of 10% of value or aggregate of value of such benefit or purchases, यानी जो भी उस जो purchases दिया है या गिफ्ट दिया है उसकी वैल्यू का उसको 10% TDS काटेगा वो, और जो रिसीवर है वो उसको देगा, वो जमा कराएगा। Provided that in a case whether the benefit or purchase as the case may be is wholly in kind or partly in cash, यानी वो आइटम आधा आधा भी हो सकता है, पार्सली भी हो सकता है, कुछ कैश में दिया है, कुछ वैसे आइटम दिया है, काइंड दिया है या किसी और तरीके से दिया है। एंड पार्टली इन काइंड बट सच पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द liability of deduction of tax in respect of whole of such benefit or purchases. The person responsible for providing such benefit or purchases shall, before releasing the benefit or purchases, ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or purchases. Provided further that the provision of this section shall not apply in case of resident where the
वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड और likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000 रुपीज़। यानी कोई भी पेमेंट करता है या कोई आइटम या गिफ्ट देता है, उसकी टोटल वैल्यू अगर 20,000 यानी 20,000 रुपये से कम है तो उसको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना TDS काटे ही दिया जाएगा। अगर उसके ऊपर अगर वो 20,000 से ऊपर का पेमेंट करता है या 20,000 की कोई आइटम देता है, गिफ्ट देता है, किसी तरह से उसकी वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा की होती है तो उसको 10% TDS देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन बीइंग ए इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज टोटल सेल gross received or total turnover does not exceed 1 crore rupees in case of business और 50 लाख रुपीस in case of profession। अब यहाँ पर बात आती है कि TDS जो काटेगा क्या वो सभी लोग TDS काटेंगे? ऐसा नहीं है। जिस किसी की भी सेल अगर इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनको सिर्फ छूट है, खाली कंपनी को नहीं है। कंपनी तो जितने भी सेल हो उसको TDS काटना ही काटना है 20,000 रुपये से ऊपर का, अगर वो किसी को पेमेंट करती है या कोई गिफ्ट देती है। लेकिन इंडिविजुअल जो होते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके लिए है कि उनकी सेल अगर 1 करोड़ रुपये से ऊपर है तो उनको TDS काटना मैंडेटरी है। अगर 1 करोड़ से नीचे की उनकी सेल है तो उनको TDS काटना मैंडेटरी नहीं है। और अगर वो कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो उस केस में है 50 लाख रुपए की लिमिट। अगर 50 लाख रुपए की वो कम उनकी टर्नओवर कह लो या रिसीव जो प्रोफेशनल वगैरह होते हैं, डॉक्टर हैं या कोई और है या जो सर्विसेज देते हैं प्रोफेशन होते हैं उनके, तो उनका अगर टोटल रिसीविंग है वो 50 लाख से अगर ऊपर है तभी उनके लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं है। अगर उनकी 50 लाख से नीचे रिसीविंग है टोटल फाइनेंशियल ईयर में तो उनको वो TDS काटना मैंडेटरी है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन विच सच बेनिफिट और परक्विज एज द केस मे बी इज प्रोवाइडेड बाई सच पर्सन, है ना। उस पर्सन को अगर प्रोवाइड कर रहा है वो किसी को 20,000 से ऊपर का तो TDS काटना मैंडेटरी, तो वो TDS काटेगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन आल्सो डज नॉट अप्लाई टू ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डॉक्टर हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीव्ड टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीस और फ्रॉम प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको रेट मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अब ये टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। TDS शुड बी डिडक्टेड 10% ऑन द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट्स। TDS should be deducted before providing such benefit or perquisites and no TDS in case of benefit perquisites per person is not more than 20,000। जो मैंने अभी बताया था, जिसकी 20 अगर कोई पेमेंट किसी को 20,000 से ज़्यादा करता है या कोई आइटम देता है उसकी वैल्यू 20,000 से कम है तो उसको TDS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो उसको वो TDS देना पड़ेगा। इन द फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट लिमिट ऑफ ₹20,000 फाइनेंशियल ईयर इज टू बी कंसिडर्ड एज ए होल एंड नोट पीरियड आफ्टर 1 जुलाई 2022। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स के ऊपर। अगर कोई किसी को होलसेलर है कोई, वो अगर आगे उसको सामान अपने कस्टमर को माल बेचता है और वो उसको डिस्काउंट देता है या क्रेडिट कार्ड वाले कुछ पॉइंट वगैरह देते हैं जिससे कि उनकी सेल का प्रमोशन हो, तो क्या उस पर भी TDS कटेगा? तो इसके लिए है
सेल डिस्काउंट और रिबेट अलाउड टू होलसेलर, डीलर और कस्टमर्स फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस और इंसेंटिव गिवन टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मीटिंग सेल टारगेट इंक्लूडिंग फ्री गुड्स गिवन एज इंसेंटिव टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अचीविंग सर्टेन सेल एंड कैश इंसेंटिव एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर सप्लाई। यानी कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो उसका सेल प्राइस है उस पर कोई डिस्काउंट देती है या किसी और तरीके से इंसेंटिव देती है तो उसको इसमें नहीं माना जाएगा। यह बोनस देती है और बोनस पॉइंट गिवन टू द क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स और सिमिलर बेनिफिट एंड रिवार्ड मे बी क्लैरिफाइड एज नॉट कंस्टिट्यूटिंग बेनिफिट और परक्यूजिस्ट सिंस दे आर ऑर्डिनरी सेलिंग एक्सपेंडिचर। यानी वो जो एक्सपेंडिचर होंगे या डिस्काउंट होंगे वो एक नॉर्मल सेल एक्सपेंसेस होंगे और रिप्रेजेंट डिस्काउंट टू बी सेलिंग प्राइस। थस TDS अंडर सेक्शन 194 आर विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की अगर कोई डिस्काउंट दी जाती है, सेल पर कैश डिस्काउंट वगैरह दी जाती है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वो सेल के जो एक्सपेंसेस है उसमें ही उसकी एंट्री होगी। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। एक तो आपको बताया है मैंने अपने एक जनरल लैंग्वेज में आपको अपनी भाषा में, और दूसरे फिर मैंने आपको बताया है जो टेक्निकल लैंग्वेज है इनकम टैक्स की उसमें मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई हो। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ आपको सवाल पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, वो आप पढ़ सकते हैं और आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको डाउट हो। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, जानने वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा जिससे कि इस वीडियो की नॉलेज उनको मिले और उसका बेनिफिट उनको मिल सके। और अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।